हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपनी सीरीज़ का पहला सब्जेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस तरह करते करते हम लोग सारा सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए इंक्लूडिंग जुडिशरी एंड एपीओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है क्या। देखिए, कोई किसी के लिए जब कोई कुछ बोलता है या कोई किसी से कुछ प्रॉमिस करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा करे। वो वादा खिलाफी भी कर सकता है, वो अपना प्रॉमिस तोड़ भी सकता है। तो उसके लिए कानून में एक व्यवस्था की गई है, एक एक्ट बनाया गया है, दैट इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें यह कहा जाता है कि अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस कर दिया और लिख कर उसमें साइन कर दिया, मैं लेमेंस टर्म में बता रहा हूँ, इसको लिटरली मत ले लीजिएगा, ये बस समझने के लिए उनके लिए जो बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो अगर आपने ऐसा कर दिया, लिख करके साइन कर दिया, आपने जो भी वादा किया है, तो वो आपको उस वादे को पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें ये कब लागू हुआ? ये 1 डे ऑफ सितंबर 1872 को लागू हुआ है। 1 सितंबर 1872, इस डेट को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये डेट कई बार प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में हम लोग आते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज, सेक्शन 2। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब ये होता है कि इस एक्ट में जो टर्म्स, जो शब्द बार बार प्रयोग किया गया है, बार बार यूज किया गया है, उसको डिफाइन करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको डिफाइन करना। तो हम लोग सबसे पहले प्रोपोजल का डेफिनेशन देखेंगे जो कि सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। लेमेंस टर्म्स में पहले मैं समझा देता हूं, फिर आपको बेयर एक्ट टर्म्स में समझाऊंगा। लेमेंस टर्म में प्रोपोजल मतलब होता है कुछ ऑफर करना। ठीक है, आप किसी के पास जाते हो, कोई भी कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कैसे बनता है? एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है, तो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट तो हो ही जाता है ना। तो ऑफर कैसे किया जाता है? मान लो फॉर एग्जांपल आप जाते हो और किसी को बोलते हो कि मुझे आपका घर खरीदना है 10 लाख रुपए में, क्या आप बेचोगे? ये एक प्रपोजल है। ठीक है, क्यों प्रपोजल है? हम लोग बेयर एक्ट का टर्म समझते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। बेयर एक्ट कहता है कि वन पर्सन सिग्निफाइज, एक्सप्रेस करता है कुछ बोल करके, लिख करके, कैसे भी, टू अनदर, किसी दूसरे को, हिज विलिंगनेस, यानी कि अपनी इच्छा, विलिंगनेस यानी इच्छा, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे द्वारा दिए गए एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा था कि आप जाते हैं किसी के पास, बोलते हैं अपना घर मुझे दे दो 10 लाख रुपए में, ये कुछ करने के लिए आपने बोला ना, तो टू डू। ठीक है, उस तरह टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कुछ मना करने के लिए भी ऑफर कर सकते हो आप। ठीक है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, यानी दूसरे बंदे के एसेंट को ऑब्टेन करने के लिए, उसकी हामी को ऑब्टेन करने, उसकी हामी लेने के लिए। ठीक है, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। ठीक है, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, यानी कि आप प्रपोजल कर रहे हो या फिर आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, चलिए वो आते हैं 2B में। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या होता है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यानी कि जिस बंदे को प्रपोजल किया गया है, जैसे मेरे द्वारा दिए गए एग्जांपल में आप जाते हो किसी के पास, बोलते हो अपना घर दे दो मुझे 10 लाख रुपए में, तो जिस बंदे के पास आप गए, यहां पर उसी की बात हो रही है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज, वो भी जब एक्सप्रेस कर रहा है, हिज एसेंट देयर टू, यानी कि अपनी हामी। ठीक है, टू द देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, ऐसा कहा जाएगा कि आपका जो प्रपोजल है, आपका जो ऑफर है, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो मान लिया गया है। और हाँ, जब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जैसे ही आपका दिया गया प्रपोजल को सामने वाले ने मान लिया, ठीक है, वैसे ही वो प्रपोजल अब प्रपोजल नहीं रहा, वो एक प्रॉमिस हो गया, वो एक वादा बन गया। यानी कि अब वो बंदा 10 लाख रुपए में आपको अपनी घर बेचेगा, तो आपका ये प्रपोजल अब
प्रॉमिस बन चुका है, यानी कि आपको 10 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे, अब आप मुकर नहीं सकते। ठीक है। 2C हम लोग देखते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। जब ये आपका प्रपोजल प्रॉमिस बन गया तो सिंपली जो बंदा प्रपोजल कर रहा है वो प्रोमिसर बन गया, यानी कि आप ना गए थे उसके पास बोलने को कि मुझे अपना घर दे दो 10 लाख रुपए में, तो आप बन गए प्रोमिसर। ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आप बन गए प्रोमिसर, और जिसने एक्सेप्ट किया वो बन गया प्रोमिसी। जो घर बेचेगा वो बन गया प्रोमिसी, और जो पेमेंट करेगा यानी कि 10 लाख रुपए जो देगा वो बन गया प्रोमिसर। ठीक है। 2D में हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है। सिंपली कंसिडरेशन मतलब समझ लीजिए जो 10 लाख रुपए है ना, वो कंसिडरेशन है। किसके लिए? वो जो घर बेच रहा है उसके लिए। और आपके लिए क्या कंसिडरेशन है? आपके लिए घर कंसिडरेशन है। यानी कि जो दो पार्टीज हैं वो उनको जो मिलेगा, ठीक है, वो कंसिडरेशन हो जाता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है ना। तो आपने घर को मद्देनजर रखा और सामने वाले ने पैसे को रखा, तो उसके लिए पैसा कंसिडरेशन है, आपके लिए घर कंसिडरेशन है। और बेयर एक्ट का डेफिनेशन में भी आप देख लीजिए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए बेयर एक्ट का लैंग्वेज। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, देखिए प्रोमिसर का ही डिजायर होगा और किसी का भी डिजायर नहीं हो सकता है। प्रोमिसर यानी कि जो बंदा प्रपोज कर रहा है वही प्रोमिसर बनता है बाद में। ठीक है, यानी कि मेरे एग्जांपल में जो बंदा ये बोला कि आप मुझे अपना घर बेच दो 10 लाख रुपए में, उसी के डिजायर में प्रोमिसी कुछ करेगा ना। इच्छा तो पहले वही जताएगा, प्रोमिसर ही जताएगा, फिर ना उसके इच्छा के अनुसार प्रोमिसी हाँ या ना करेगा। ठीक है, अगर हाँ कर देता है तो प्रोमिसर की इच्छा चलेगी। तो कंसिडरेशन क्या होगा क्या नहीं होगा ये प्रोमिसर ही पहले बताता है। ठीक है, और उसी को प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट कर देता है, वो प्रोमिसी की इच्छा है। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये माना जाएगा कि प्रोमिसर की ही इच्छा थी। ठीक है, कि घर के बदले 10 लाख रुपए। ठीक है, तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसी यानी कि जो घर दे रहा है। ठीक है, ये मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। आप वीडियो को भी बार बार चला करके देखिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन इसके बाद नहीं रहेगा। तो when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing, या तो प्रोमिसर के डिजायर में कुछ कर लिया हो या कुछ करने वाला हो या कुछ वादा कर दे कि मैं करूंगा। ठीक है, वही काम जो होगा, जो प्रॉमिस होगा या जो काम जो कर चुका है या करने वाला है, ठीक है, इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर दी प्रॉमिस। ठीक है, उसी को बोला जाता है कि प्रॉमिस का वही कंसिडरेशन है। जैसे कि मेरे एग्जांपल में ऑफर आप किया गया ऑफरर के द्वारा या फिर प्रॉमिसर के द्वारा कि आप मुझे अपना घर बेच दो 10 लाख रुपए में। बदले में ऑफरी ने या प्रॉमिसी ने ये वादा कर दिया कि हाँ ठीक है मैं बेच दूंगा आपको, ठीक है, आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे मैं आपको घर बेच दूंगा। तो ये जो प्रॉमिस है ना, उसका प्रॉमिसी का प्रॉमिस, ठीक है, कि मैं आपको घर दे दूंगा 10 लाख रुपए में, ये प्रॉमिस ही कंसिडरेशन है। ठीक है, किस चीज़ का कंसिडरेशन? प्रॉमिस का कंसिडरेशन, प्रॉमिसर के लिए कंसिडरेशन है। अब प्रॉमिसी के लिए क्या कंसिडरेशन है? प्रॉमिसी के लिए 10 लाख रुपए कंसिडरेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 2E पढ़ते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यही एग्रीमेंट का डिफिनेशन है। ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मेरे एग्जांपल में सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं। सेट ऑफ प्रोमिसेस यानी कि 2 प्रोमिसेस हैं, दोनों तरफ से प्रोमिसेस को बोला जाता है सेट ऑफ प्रोमिसेस। मेरे तरफ से क्या प्रोमिस है या हमारे तरफ से क्या प्रोमिस है? 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है,
उनके तरफ से क्या प्रॉमिस है, घर दे दूंगा। ये दो प्रॉमिसेस है ना, ये सेट ऑफ प्रॉमिसेस हैं, और ये दोनों ही कंसिडरेशन फॉर ईच अदर बन रही हैं। मेरे लिए कंसिडरेशन बन रहा है घर, सामने वाले के लिए कंसिडरेशन बन रहा है पैसे के लिए, कंसिडरेशन बन रहा है पैसा। ठीक है, तो इस केस में दोनों के लिए कंसिडरेशन हो गया, और इसी को बोला जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस यानी कि प्रोमिसेस दोनों तरफ से हुए हैं। पर्सन ए है, उसने प्रॉमिस किया बी को 10 लाख रुपए देने का। पर्सन बी है, उसने प्रॉमिस किया है ए को घर देने का। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, यानी कि दोनों तरफ से प्रॉमिसेस हुए हैं, तो इसी को बुलाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है। 2G में क्या कहा गया, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। देखिए, ये एग्रीमेंट तो हो गया दोनों के बीच में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लॉ इसको इन्फोर्स करे, यानी कि कानून इस एग्रीमेंट को माने। ठीक है, हो सकता है नहीं भी मान सकता है। किस केसेस में नहीं मान सकता है, मान लीजिए बी किसी दबाव में प्रॉमिस एक्सेप्ट कर रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि ए जबरदस्ती करवा रहा हो, गन पॉइंट पे करवा रहा हो। ठीक है, या हो सकता है कि ये जो घर बेचना और 10 लाख रुपए देना, ये किसी कानून में बाधित किया हो गया हो, नॉन सेलेबल लैंड हो। ठीक है, तो उस केसेस में ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा। जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होगा तो वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, उसको बोला था वॉइड। और अगर इन्फोर्सेबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2H में जैसा लिखा गया, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि एग्रीमेंट या तो वॉइड होगा, एग्रीमेंट या तो वॉइड होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइड कब होगा, जब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, इलीगल प्रोमिसेस हो रहे हो, कुछ गलत करने के लिए बात की जा रही हो, कुछ इमोरल करने के लिए बात की जा रही हो, या फिर प्रॉमिस जो पार्टीज है वो बच्चे हो अभी। ठीक है, तो वो कानून नहीं मानेगा उस एग्रीमेंट को, तो वो वॉइड कर देगा, करार दे दिया जाएगा। बाकी अगर सब कुछ सही है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो इन्फोर्सेबल भी हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract। ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, voidable contract क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि एग्रीमेंट में जब पार्टीज एंटर करती हैं, सपोज मेरे एग्जांपल में ए और बी, तो दोनों में से कोई एक पार्टी को बहुत ज़्यादा दबाव होता है। ठीक है, सपोज मान लो बी को बहुत ज़्यादा दबाव है, ए ने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे या फिर कोई किसी बात को लेकर धमका कर या इंटिमिडेट करके बी को तैयार किया हो एग्रीमेंट करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है ना, जब कोर्ट को ये पता चलेगा ना, अगर कोर्ट को ये पता चल गया तो, ठीक है, अगर कोर्ट को ये पता चल गया तो थ्रू एविडेंसेस, तो कोर्ट बोलेगी बी को कि आप दबाव में थे, अब आप कोर्ट में हो, अब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, अब आप बोलो कि आप ए के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो यहाँ बी के पास क्या आ गया, एक ऑप्शन आ गया, वो चाहे तो इस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है, चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर वही बात कही गई है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। केवल एक या एक पार्टी के पास जब ऑप्शन हो उसको इन्फोर्स करवाने का। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ए के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोर्ट तो ए से पूछ नहीं रहा है। ठीक है, ए क्योंकि ए ने ही दबाव डाला है बी को, ए ने ही गन पॉइंट पे बी से साइन करवाए थे, तो ए से पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल बी के पास पावर रहेगा कोर्ट में कि कोर्ट को बोले कि नहीं मैं इन्फोर्स करना चाहता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये कॉन्ट्रैक्ट चालू रखा जाए, इसको बंद ना किया जाए। या फिर बोल सकता है कि नहीं नहीं मैं दबाव में था, मुझे गन पॉइंट पे साइन करवाया गया था, मैं नहीं मानता, इसको रद्द करो, ख़त्म करो इसको, इस एग्रीमेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन बी के पास है, तो ये हो जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 2J को हम लोग समझते हैं, लास्ट डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। सिंपल, अगर दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो इनिशियली वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया हो, सब कुछ सही हो, दोनों सेन हों, दोनों मेजर हों, 18 साल से ऊपर की उम्र के हों, कुछ इलीगल एग्रीमेंट ना हो, सब कुछ लीगल हो, तो इन्फोर्सेबल हो जाएगा वो।
लेकिन बाद में जाकर के किसी कारण से वो इलीगल हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ कानून बन गया जिसमें बोला गया कि नहीं, ये प्रॉपर्टी अब यहाँ पे नहीं बिकेगी, ठीक है, तो वो इलीगल हो गया। उस केस में ऐसा बोला जाएगा कि इट इज नाउ सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, ठीक है। और एक बार सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आज हम लोग यही तक रखते हैं, अगली बार हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इस तरह करते करते हम लोग सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे, और जब एक बार सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह करते करते हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद सारे माइनर एक्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे। कोई भी एक्ट छूटना नहीं चाहिए, और तैयारी ऐसी करनी है कि एग्जाम क्लियर हो जाए, एक क्वेश्चन भी ना छूटे, कुछ नहीं छूटना चाहिए। चलिए, और मैं कोशिश करूंगा मैं कंसिस्टेंट रहूं, ठीक है। मैं इस बार कंसिस्टेंट रहने का पूरा ट्राई करूंगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और हो सके तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। क्योंकि मैं सीरीज़ वाइज करवा रहा हूँ, सीरियली करवा रहा हूँ, तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाए, बहुत सुविधा हो जाएगी पूरा पढ़ने में। मैं कोई भी सेक्शन छोड़ने नहीं वाला, सारा सेक्शन करवाऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन अब ना कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं है वो भी करवाऊंगा, क्योंकि कई बार वो भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो रेडी रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत तो आप ही को करना है, मैं तो केवल पढ़ा सकता हूँ। चलिए, तब तक गुड बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।